हेलो एवरीवन। हमने ध्येय का टेस्ट पेपर स्टार्ट किया है। ठीक है, तो हमारा अभी एक पोर्शन कंप्लीट हुआ है, बहुत छोटा सा पोर्शन कंप्लीट हुआ है और नेक्स्ट आगे करते हैं। मेरे ख्याल से ये 2 या 3 पार्ट में बनेगा। 35 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पूछा है कि कौन सी नदी काला सागर में गिरती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन तरीका फ़िलहाल ये है कि वर्ल्ड मैप खोल लिया जाए अभी तुरंत के तुरंत। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर है कि डैन्यूब नदी जो है वो काला सागर में गिरती है। डैन्यूब नदी जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। ठीक है, फिर ऑप्शन ए आ जाइए, इसका आंसर तो डैन्यूब नदी है। ऑप्शन ए देख लीजिए, सीन नदी का क्या है सीन है, तो सीन नदी जो है वो फ्रांस के मध्यवर्ती पठारी भाग से निकलती है और इंग्लिश चैनल में गिरती है। कहाँ से? फ्रांस से। ठीक, और इंग्लिश चैनल में गिरती है। ऑप्शन सी पे आ जाइए, रोन नदी। रोन नदी भी फ्रांस के जूरा पर्वत से निकलती है और भूमध्य सागर में गिर जाती है। रोन नदी कहाँ से निकलती है? फ्रांस के जूरा पर्वत से निकलती है और भूमध्य सागर में गिर जाती है। और पो नदी जो है वो इटली के आल्प्स पर्वत से निकलती है और एड्रियाटिक सागर में वेनिस की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, सबसे बेहतरीन तरीका है फ़िलहाल के लिए आपको ये वाला क्वेश्चन वर्ल्ड मैप से सॉल्व करें, अभी के अभी सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की सीमा किस एक देश के साथ नहीं लगती है? ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की सीमा पूछ रहा है, तो देखिए नेपाल तो ऊपर की तरफ है। देखिए जैसे ये है नेपाल, ठीक है, ये नेपाल हो गया, ये इंडिया हो गया, इंडिया में ही यहाँ पे पश्चिम बंगाल पड़ेगा। ठीक, और ये यहाँ पे वो हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल जो है नेपाल से पूछ रहा है टच करती है, बिल्कुल करता है। पश्चिम बंगाल एक पतला सा कॉरिडोर होके चला जाता है। ठीक है, यहाँ से टच करता हुआ फिर उधर निकल जाता है। और उसके बाद भूटान से बिल्कुल टच करता है, क्योंकि ये वाला एरिया भूटान ही पड़ेगा। बांग्लादेश से टच कर ही रहा है, लेकिन म्यांमार से नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के बाकी सारे स्टेट्स हैं। ठीक है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, इस वजह से ये म्यांमार से टच नहीं करती है। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? पूछा है कि गलत क्या है। तो पहला है ऑप्शन, आदम ब्रिज तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी है, पंबन द्वीप आदम द्वीप का ब्रिज का हिस्सा है, बिल्कुल ठीक बात है। पंबन द्वीप पर रामेश्वर स्थित है, रामेश्वरम, बिल्कुल ये भी ठीक बात है। गलत ये है कि आदम ब्रिज के उत्तर में मन्नार की खाड़ी है, उत्तर में नहीं है। देखिए उत्तर में तो पाक की खाड़ी है, ये सॉरी ये इंडिया, ये श्रीलंका। ठीक, तो ये पंबन द्वीप डॉट डॉट्स जो हैं। ठीक है, तो उत्तर में कौन है? उत्तर में पाक की खाड़ी है, ये पाक की खाड़ी है, और दक्षिण में क्या है? मन्नार की खाड़ी। इंडिया का मैप अगर आपके आसपास है, देखिए एक बार नज़र दौड़ाइए। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 38। मुख्य हिमालय के गर्भ में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तो ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। देखिए आर्कियन जो चट्टानें थी वो सर्वाधिक प्राचीन चट्टानें हैं। जब पृथ्वी पहली बार जब ठंडी हो रही थी तो इन चट्टानों का निर्माण हुआ था। इन चट्टानों का बहुत अधिक रूपांतरण हो चुका है, ये रवेदार हैं, इनमें जीवाश्म का अभाव है। ठीक है, तो और ये कितने प्रकार की हैं? कौन कौन से प्रकार हैं इनके? नीस है, ग्रेनाइट है, शिस्ट है। कौन कौन से हैं? नीस है, ग्रेनाइट है और शिस्ट प्रकार है। विस्तार कहाँ कहाँ है? कर्नाटक में है, छत्तीसगढ़ में है, छोटा नागपुर पठार में है, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग है। मुख्य हिमालय के गर्भ में भी इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, यानी आर्कियन क्रम। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हिमालय से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा पूछता ही है। नदी ज़रूर पूछती है, चट्टानें ज़रूर पूछते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 37 हो गया, 38 हो गया, 39 पे आ जाइए। निम्नलिखित पर्वत चोटियों में कौन सी सर्वाधिक ऊंची चोटी है? ठीक है, तो भाई हिमालय का तो सभी को पता है, लेकिन सेकंड मोस्ट टॉप में से पूछा है, तो K2 है। K2 मतलब गाडविन आस्टिन। इसकी जो हाइट है वो 86 प्लस मीटर में है, 86 मीटर। मैं आखिरी के 2 अंक छोड़ूंगी, ठीक है, क्योंकि अब वो समझ में आ जाएगा। तो आप 86 मान लीजिए लगभग। ठीक है,
लगभग 86 मीटर है। उसके बाद आता है कंचनजंगा का नंबर, यानी ऑप्शन डी का नंबर। तो उसकी हाइट है करीबन 85 प्लस मीटर, यानी 86 के ही अराउंड है, लेकिन 86 नहीं है, 85 आप मान लीजिए। उसके बाद है नंगा पर्वत की ऊंचाई, यानी 8100 के मीटर के अराउंड है। और फिर उसके बाद नामचा बरवा की है, जो 7700 के आसपास है, 7750 मान लीजिए। ठीक, आंसर हो जाएगा इसका K2। क्वेश्चन नंबर 40, ये देखिए, ये वाला भी पर्वत से ही रिलेटेड है, चोटियों से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, पूछा है कि असत्य क्या है, बंदरगाह के बारे में पूछा है। अपने आप देखिए, अगर जो ज्योग्राफी वाले पोर्शन है वो देखिए कैसे कैसे मोटे मोटे टॉपिक्स में से उठा रहा है। एक चोटियों में से उठा लिया, नदी में से उठा लिया, झील में से उठा लिया, ये वाले टॉपिक्स है ना, और एक ये बंदरगाह में से उठा लिया। तो इसमें पूछा है कि असत्य क्या है, तो मारमा गुहा एक कृत्रिम बंदरगाह है। नहीं, मारमा गुहा कृत्रिम नहीं है, ये प्राकृतिक है। एक एक के बारे में देखते हैं। ठीक है, मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, बिल्कुल ठीक बात है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, बिल्कुल ठीक है। और कोचीन एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ये भी ठीक है। ओके, तो कांडला गुजरात में कच्छ की खाड़ी पर स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है, जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। और मरमा गुहा जो है, यानी सी ऑप्शन जो है, वो गोवा की जुआरी नदी के ज्वार नदमुख पर स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, और मुंबई वाला तो प्राकृतिक पता ही है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। जो कोचीन यानी केरल वाले में स्थित है, कोची जो है बंदरगाह, वो एक प्राकृतिक बंदरगाह है और ये लैगून पर स्थित है। जो चेन्नई का है, चेन्नई वाला जो है, वो एक कृत्रिम और खुला सागरीय बंदरगाह है। ठीक है, ये बिना मैप के याद नहीं होगा। फटाक से एक मैप लीजिए, मैप में जब भी आप मतलब फ्री हो जाइए, एक मैप लीजिए, मैप में सारे बंदरगाह नोट करिए और ख़ास करके उनकी जो भी विशेषताएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 पूछा है कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित लेसोथो देश के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो ऑप्शन बी दिया है कि इसकी तटरेखा की लंबाई सबसे छोटी है, तो बता दूं ये एक लैंडलॉक देश है। मैप अगेन, ठीक है, मैप लीजिए, लेसोथो देश के बारे में पता करिए, इसकी राजधानी के बारे में पता कीजिए। क्यों ये पूछा है, करंट में कुछ इससे रिलेटेड है क्या। ठीक है, और इसके अलावा ऑप्शन ए देखिए, यह ड्रेकेंसबर्ग पर्वत पर स्थित है, ठीक बात है। इसे शांत घाटियों का देश कहा जाता है, ये भी ठीक है। इसकी राजधानी कौन सी है, मसेरू, राजधानी कौन सी है, मसेरू। क्वेश्चन नंबर 42, थीन परियोजना पर स्थित, थीन जो परियोजना है किस नदी पर स्थित है। जो थीन परियोजना है वो रावी नदी पर स्थित है। ठीक, ऑप्शन वही जो ऑरेंज कलर के दिया हुआ है ना, ऑरेंज या येलो आपको दिख रहा होगा, वही आंसर है, ठीक किया हुआ है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 43, 6 डिग्री चैनल किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है। तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच का है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 44, भारत से रिलेटेड जितने चैनल वाले देश हैं ना, उनको एक बार देख लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 8, 9, 10 तो हम लोग को पता है, 6 में कन्फ्यूज़न हो जाएगा अगर ऐसा ही रहा तो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 कौन सा सही है। तो पूछा है कि एल्यूमिनियम उद्योग एक भार ह्रासी का मतलब ये होता है, ह्रासी का मतलब ये होता है कि वो लॉस में, मतलब उसका वेट लॉस होता है, वेट घटता जाता है। ठीक है, और भारत में वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। तो ठीक बात है। देखिए, ऐसे उद्योग जिनका विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान भार कम हो जाता है। ठीक है, वो उनका एक प्रक्रिया से वो गुजर रहा है, प्रोसेस से गुजर रहा है और उसका भार कम हो जा रहा है, तो इसको कहेंगे भार ह्रासी, यानी वेट लॉस। ठीक है, इसमें कौन कौन से उद्योग आते हैं, जैसे लौह इस्पात हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कागज़ या चीनी उद्योग, ये सभी आते हैं। वस्त्र उद्योग एवं चीनी उद्योग दोनों ही कृषि पे आधारित हैं। ठीक, और वस्त्र के बाद दूसरे नंबर पे चीनी वाला ही आता है, तो ये दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ओके, ये मिलान करना है, परियोजना है और राज्य है। बहुत मोटा सा, मतलब टॉपिक वाइज देखिए तो बहुत मोटा सा है टॉपिक। ठीक है, कि इससे आता ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें एक कोई याद है क्या,
हमें सलाल याद है, सलाल जम्मू कश्मीर में पड़ता है, सलाल याद है, ठीक है। तो क्या सी से दूसरा मिलाने पे आंसर आ जा रहा है? नहीं, 2 में ऑप्शन में फंस रहा है। मचकुंड कहाँ है? मचकुंड पड़ता है हिमाचल, सॉरी आंध्र प्रदेश में। मचकुंड कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सलाल कहाँ था? जम्मू कश्मीर में। टनकपुर उत्तराखंड, टनकपुर उत्तराखंड। और चमेरा हिमाचल प्रदेश। क्या कोई तरीका है याद करने का? देखिए कुंड वाले वैसे तो उत्तराखंड में होते हैं, लेकिन ये एक मचकुंड जो है भाई साहब हैं वो आंध्र प्रदेश में चले गए हैं। फ़िलहाल मुझे तो कुछ अभी नहीं समझ में आ रहा, फिर कभी देखूंगी, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसे याद करिए। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। ओके, पहला ऑप्शन है प्राथमिक उत्पादक स्वपोषी होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। स्वपोषी क्यों होते हैं प्राथमिक उत्पादक? क्योंकि वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। कैसे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, ठीक है। पूछा है ऑप्शन बी जलीय पारितंत्र के जीवभार का पिरामिड उल्टा होता है, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे तालाब हो गया, ठीक है, उसका उल्टा, वो उसमें उल्टा बनेगा। उल्टा मतलब ये हो गया सबसे बड़ा, इसमें कोई सबसे बड़ा जीव रख दीजिए, एक बहुत बड़ी सी मछली रख दीजिए, फिर उसमें उससे थोड़े से छोटे जीव रख दीजिए, ठीक है, फिर उससे थोड़े से और छोटे जीव, और उसमें बहुत छोटे छोटे जीव, ठीक है। और वो बहुत जितने छोटे होंगे वो उतने ज़्यादा मात्रा में होंगे। कोई एक बड़ी मछली है, ठीक है, तो वो थोड़ी, मतलब वो इतनी बड़ी मछली है और वो बहुत कम मात्रा में होंगी, जैसे उनकी संख्या कम होगी, मात्रा नहीं, उनकी संख्या कम होगी। मान लीजिए एक छोटा सा तालाब है, तो उसमें सबसे बड़ी मछली जो है, मान लीजिए वो 4 ही हैं, उनसे कोई छोटा जीव है तो वो थोड़े ज़्यादा संख्या में होंगे, वो मान लीजिए कि 8 हैं। और जो सबसे छोटे वाले होंगे कि मान लीजिए 100 के अराउंड मान लीजिए, ठीक है। फिर ऑप्शन सी है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। अब भाई अगर ये क्वेश्चन गलत कर दिया तो मतलब पास होने का सवाल ही नहीं है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, ठीक। और ये वाला जो सी ऑप्शन है, इसे आप ऐसे समझिए कि वो जो वाला एक डायग्राम देखा होगा आपने कि पौधे को हिरन खा रहा है, या कोई शाक भाजी, मतलब शाक खाने वाला जीव खा रहा है, फिर उसको शेर खा रहा है, ऐसे कर करके। तो ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक ही दिशा में है, ठीक है। और ऑप्शन डी देख लीजिए, अपघटक एवं उपभोक्ता दोनों की श्रेणी से संबंधित कौन सा जीव है? चींटी है। ये बड़ा अच्छा है, मुझे मिला और मुझे लगता है ये याद कर लेने चाहिए, ठीक। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए, पूछा है क्रम। अगर मुझे इसे सॉल्व करना होता है वाला क्वेश्चन, तो मैं बस, मतलब मुझे अगर नहीं आता है, मुझे ईयर नहीं याद आता है, तो मैं इसे ऐसे सॉल्व करती कि देखिए, जब हमारे देश के जो भी मेन पर्सनैलिटीज़ हैं, जो भी जैसे एस जयशंकर जी हैं, मान लो वो कहीं गए, हाँ, इमेजिन करिए कि वो कहीं गए, उनको कोई संधि वगैरह कुछ बात हुई, एक प्रोटोकॉल हुआ सब, तो उन्होंने क्या किया? हस्ताक्षर कर दिया, फिर वो अपने देश वापस आए। फिर उसके बाद वो संसद में उनकी भाई बात हो गई है, तो फिर अब वो संसद में गए और उन्होंने नहीं, मतलब एक उधर से संसद से ही एक क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अभिसमय वगैरह पारित किया गया, ठीक है। और उसके बाद इस प्राधिकरण की स्थापना की गई। सोचने का तरीका सही है, मतलब बाई चांस अगर ना आ रहा हो तो, ठीक है, लेकिन इसको देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे है। तो कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर है वो 2001 में किया गया, ठीक है। ये वाला कब किया गया? 2001 में किया गया। फिर उसके बाद जैव विविधता अभिसमय भारतीय संसद द्वारा कब पारित हुआ? 2002 में हुआ, ठीक। और जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की बात की जाए तो ये चेन्नई में 2003 में किया गया, ठीक। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का प्रमुख घटक होता है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, धरातलीय ओजोन गैस, ठीक है। तो जो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा है यानी स्मॉग है,
वो फॉग और स्मोक से मिलकर बना है। यह एक वायु प्रदूषक भी है। इसका प्रमुख घटक धरातलीय ओजोन गैस होती है। जब यह गैस क्षोभ मंडल में, ठीक है, धरातल के समीप पाई जाती है तो यह प्रदूषक का कार्य करती है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 49। ओके, पूछा है कि बायोमास को सही रूप में प्रदर्शित करता है। अच्छा, अब इसके लिए ये पता होना चाहिए कि बायोमास की परिभाषा क्या है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। किसी पारितंत्र में प्रति इकाई समय एवं प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों का सकल शुष्क भार। ठीक, एक तो पारितंत्र की बात की गई है, फिर समय की भी बात की गई है और क्षेत्र की भी बात की गई है। प्रति इकाई समय, प्रति इकाई क्षेत्र। जीवित की बात की गई है, ठीक है, मरे हुए की बात हम नहीं कर रहे हैं, जीवित की ही सिर्फ। सकल शुष्क भार, ओवरऑल जो शुष्क भार है उसकी बात की गई है। अच्छा, किसी भी क्षेत्र में बायोमास की वृद्धि को उत्पादकता कहते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 50। पूछा है कि मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है। ये वो क्वेश्चन है कि आपको आता है या नहीं आता है। आप इसको ऑप्शन देख के आंसर नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो जैव मानव एवं जैव मंडल यानी मैप करके, MAB मैप करके इसको कार्यक्रम बोला जाता है। ये 1971 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य मानव एवं पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51। संसद का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 में वर्णित किसी निर्योग्यता से ग्रसित है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। ठीक है, अब देखिए पहले तो हम ये समझिए कि 102 में जो निर्योग्यता है वो क्या है। निर्योग्यता में क्या क्या आता है। तो इसमें आता है, देखिए, लाभ का पद जो है वो धारण करना। ठीक है, विकृत जो चित्त है यानी कि उसका स्वभाव या चित्त जो है वो ठीक नहीं है, या अनुन्मोचित दिवालिया होना, या भारत का नागरिक ना होना। ठीक, अगर इनमें से कोई चीज़ है तो इसका अंतिम निर्णय जो होगा वो राष्ट्रपति लेता है। निर्णय लेने से पूर्व वो निर्वाचन आयोग की राय लेगा और उसके अनुसार ही कार्य करेगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से किस एक आधार पर राज्य धार्मिक स्वतंत्रता पर विधि द्वारा निर्बंधन आरोपित नहीं कर सकता है। अब देखिए, जैसे हमें वो मिला है, मौलिक अधिकार मिले हैं हमारे, ठीक है, तो वो उसमें धर्म भी आता है 28, 29, ठीक है, धर्म आता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि रिस्ट्रिक्शन तो राज्य लगाता है, लेकिन किस एक आधार पर। जैसे लोक स्वास्थ्य है, अभी आपने देखा कोरोना था, ठीक है, तो कोरोना टाइम में लोक स्वास्थ्य वाला मैटर है, तो हाँ उसने लगाया, निर्बंधन लगाया। तो पूछा है उसका अपोजिट, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हाँ हम किस आधार पे सरकार जो है वो निर्बंधन लगा सकती है। तो ठीक है, स्वास्थ्य हो गया, लोक व्यवस्था हो गया, पब्लिक ऑर्डर बोलेंगे इसे, लोक स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था को पब्लिक ऑर्डर बोलेंगे। तो ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। सदाचार हो गया, ठीक है, मोरालिटी, सदाचार का मतलब क्या हुआ, मोरालिटी हो गया। ठीक है, तो इन 3 आधार पर वो निर्बंधन लगा सकता है, लेकिन किसी की गरिमा जा रही है। ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड क्या है गरिमा का। ओके, मुझे 1 सेकंड दीजिए, इसमें 1 सेकंड मुझे बस दीजिए जी। मानव गरिमा मतलब ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है, डिग्निटी। अभी मान लीजिए पड़ोस वाले अंकल ने आके मेरे को कुछ ऐसा बोल दिया कि हमारी धर्म से भी रिलेटेड है, हमारी गरिमा भी जा रही है, तो क्या करें। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बात बात पे सरकार आ जाएगी बीच में कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। ठीक है, वो अपने हिसाब से कर लेंगे, लेकिन इसमें राज्य का कोई रोल नहीं है। ठीक है, आ जाइए 52 पे, सॉरी 52 हो गया, 53 पे। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में पूछा गया है कि गलत क्या है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए, इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य होते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है और 3 अन्य सदस्य हैं। ये एक सांविधिक निकाय है। ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब आंसर ये हो जाएगा
ऑप्शन सी जो है, इसकी सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं, बिल्कुल ठीक बात है, यानी इसमें। और ऑप्शन डी है, इसमें सभी कथन सत्य हैं, ये भी नहीं होगा। तो सांविधिक निकाय वाले में क्या दिक्कत है? अगर आपको याद हो तो पहले तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो अधिनियम 1993 के तहत आता था, मतलब आया था जब स्टार्टिंग में, तो वो सांविधानिक निकाय था, ठीक है। फिर 102वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, और 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 102वां संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट कौन सा था, 2018, ठीक है, ये आया। उसके बाद से इसमें कौन सा एक अधिनियम जोड़ा गया, अनुच्छेद जोड़ा गया 338 ख, ठीक है, 338B जोड़ा गया और उसके बाद इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सांविधिक निकाय नहीं है, ये एक संवैधानिक निकाय है। देखिए अनुच्छेद जुड़ गया तो वैसे भी वो संवैधानिक हो गया। तो अगर ये याद है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, यानी कि 338 ख के अंतर्गत, तो ये अपने आप संवैधानिक हो गया। ये हो गया हमारा। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 54। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। पहले तो इसका मतलब क्या है कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, जब देखिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संविधान में संयुक्त रूप से राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की जाती है तो उसे संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग कहते हैं, ठीक है। और इसके गठन के लिए राज्य विधानमंडल जो है वो संसद से आग्रह करता है और तब जो है वो बनाता है, संसद यानी संसद द्वारा इसको बनाया जाता है। और इसके जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है वो कौन करता है, वो राष्ट्रपति करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें 2-3 लोग का मतलब पार्टिसिपेशन देखिए, संसद भी है, राज्य विधानमंडल भी है, वो आग्रह कर रहा है संसद से, फिर उसके बाद राष्ट्रपति की भी भूमिका है इसमें नियुक्ति की जो बात है वो वाली। क्वेश्चन नंबर 55 सेबी के बारे में पूछा है। तो पहला ऑप्शन है स्टॉक एक्सचेंजों तथा किसी भी अन्य प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय का नियमन करता है। इसके लिए ये सेबी के जो काम है वो जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है। दूसरा प्रतिभूतियों की सिक्योरिटीज़ बोलते हैं उनको, कि इनसाइड ट्रेडिंग पर रोक लगाना है, बिल्कुल ठीक बात है। ऑप्शन सी प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित अनुचित व्यापार व्यवहारों को समाप्त करना है, तो ये भी ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 56 याद करने वाला क्वेश्चन है। बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर की बात हो रही है, तो ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाता है। बिजली का कुचालक है ये, बैड कंडक्टर है, और ताप का यानी टेम्परेचर का सुचालक है, यानी कि गुड कंडक्टर है, ठीक। आ जाइए 57। भारत में सहकारिता आंदोलन निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? तो देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो कृषि विपणन के बारे में दिया हुआ है, विपणन मतलब मार्केटिंग, और साख मतलब क्रेडिट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कृषि साख। क्वेश्चन नंबर 58 मुद्रास्फीति की अवस्था में निम्नलिखित में से किस वर्ग को हानि होती है? इस क्वेश्चन को लेकर मुझे थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि देखिए मुद्रास्फीति में ऋणी का क्या मतलब है, डेबिटर, ठीक है। तो मैं उसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी, इसमें क्या था। मान लीजिए मुद्रास्फीति चल रही है, मुद्रास्फीति में होता क्या है, जो पैसे का मूल्य है, ठीक है, वो बढ़ जाता है। तो मान लीजिए कि अभी आज की डेट में आप एक पेन लेने गए, वो 10 रुपये का है, ठीक है, और कल मुद्रास्फीति आ गई और कल की डेट में वो 12 रुपये का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई मुद्रास्फीति की अवस्था। वही पेन है, सब कुछ वही है, लेकिन उसका दाम बढ़ गया है। अच्छा, अब पूछा है कि किस वर्ग को हानि होगी, तो उत्पादक को हो रही है हानि, ठीक है, व्यापारी वर्ग को हानि हो रही है, रेडी को भी हानि हो रही है, सॉरी मैं गलत बता रही, उल्टा बोल दिया, सॉरी, इन तीनों को हानि नहीं हो रही है, सॉरी उत्पादक को, व्यापारी वर्ग को और ऋणी को जो है वो हानि नहीं हो रही है, लेकिन वेतन भोगी जो कर्मचारी है उसको हानि होती है। अब कैसे, वेतन भोगी को क्यों होगी? क्या होता है कि देखिए
अर्थव्यवस्था का ऐसा वर्ग जिसको महीने के अंत में एक स्थिर आय प्राप्त हो रही है, ठीक है, ये वेतनभोगी कर्मचारी हो गया, ठीक, मजदूर हो गया, इनकी वास्तविक आय कम हो जाती है, ठीक है। तो उत्पादक और व्यापारी वर्ग मूल्य वृद्धि के कारण अधिक लाभान्वित होंगे। दाम बढ़ गया ना, व्यापारी मान लीजिए कोई सामान बेचने गया था, व्यापारी अपना सामान बेच रहा है, तो जहाँ तक उसको 10 रुपये मिल रहा था अभी आज तक, वो कल 12 रुपये मिल रहा है उसी दाम के लिए, मतलब उसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो इनको तो फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि लागत में उतनी वृद्धि नहीं होती जितनी लाभ में वृद्धि होती है। लागत नहीं लग रही है ना, लाभ मिल रहा है बस। पेन तो उतने ही का बन रहा था जितने का कल बन रहा है। ओके, तो क्रय शक्ति में कमी के कारण ऋणदाता वर्ग हानि की स्थिति में होता है। ऋणदाता वर्ग खरीद नहीं पाता है ना, क्रय शक्ति की कमी हो जाती है ऋण देने वाले में, ज़्यादा खरीद नहीं पाता है, क्रय नहीं कर पाता है, तो उसको हानि होने लगती है, ठीक है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है? बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है ये जो बैंकिंग वाला चैप्टर है उसमें स्टार्टिंग में ही पढ़ाया जाता है कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है। तो ये है विनिमय दर में स्थायित्व, रोजगार सृजन और विकास एवं मूल्य स्थिरता। ये जो है मौद्रिक नीति, इसका निर्धारण कौन करता है? आरबीआई करता है। तो इसमें क्या क्या कैसे कैसे इनके टूल्स हैं? तो रेपो रेट है, और स्थायी जमा सुविधा दर बोलते हैं उसको, यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, नकद आरक्षित अनुपात बोलते हैं, रिजर्व रेपो रेट बोलते हैं उसको, और सीआरआर हो गया, नकद आरक्षित अनुपात मतलब सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, और वैधानिक तरलता अनुपात किसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को, ठीक है। ये सारे इसके टूल्स हो गए आरबीआई के, इसके थ्रू वो कंट्रोल करता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, ये आ जाइए। पूछा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निम्नलिखित में से इसके बारे में कौन सा गलत है, ठीक है। पहला देख लेते हैं, यह अवसंरचनात्मक होता है, ये बात बिल्कुल सही है। इससे भौतिक पूंजी का निर्माण होता है, एक सेकेंड, हाँ, भौतिक पूंजी का निर्माण होता है, बिल्कुल ठीक बात है। यह अल्पकालीन निवेश होता है ये गलत है। और इसका आय एवं रोजगार पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अच्छा, पहले तो हम ये समझे कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है क्या। देखिए, विदेशी निवेश दो तरीके के होते हैं, एक तो एफडीआई हो गया, ठीक है, और दूसरा होता है पोर्टफोलियो निवेश। अच्छा, जब उत्पादन के साधन, ठीक है, उत्पादन के साधन क्या हो गया? मान लीजिए एक भूमि है, कोई मशीन है, भूमि में क्या होगा? आपने कुछ लगाया, ठीक है, कुछ पैसा लगाया, कुछ खेती बाड़ी करवाई, तो उसमें से क्या निकला? वो उत्पादन का साधन हुआ कि नहीं? वहाँ से कुछ फसल निकली, उपज हुई, तो वो हुआ उत्पादन का साधन। वही फसल जब मशीन में गई तो बना आलू का चिप्स का पैकेट, तो क्या हो गया? वो भी एक उत्पादन का साधन हो गया, ठीक। तो जब भी उत्पादन के साधन में विदेशी निवेशक कौन हो सकता है? कोई कंपनी हो सकती है या कोई व्यक्ति भी हो सकता है, प्रत्यक्ष रूप से निवेश करता है तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। ओके, यह अवसंरचनात्मक यानी कि क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चरल, ठीक है, और दीर्घकालिक निवेश होता है। दीर्घकालिक इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई विदेशी व्यक्ति या कंपनी आज 500,000 करोड़ लगा दे और फिर, या चलिए 500 रुपये भी लगा दे, तो कल को तुरंत वो उसका निवेश वो वापस ले ले, ऐसा कुछ नहीं है। ये लॉन्ग टर्म वाले निवेश होते हैं, ठीक है। प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए से ये दीर्घकालिक होता है। इससे देश में भौतिक पूंजी का निर्माण होगा। सीधी बात है, हम पैसा लगा रहे हैं, चाहे वो हम ही क्यों ना लगाएं, ठीक है, तो भौतिक पूंजी का निर्माण तो हो रहा है ना, मशीनें लग रही हैं, फैक्ट्री लग रही है, ठीक, और जिसका अनुकूल प्रभाव उत्पादन, आय और रोजगार पर पड़ता है। तो सीधी बात है, अगर मशीनें लग रही हैं, फैक्ट्री लग रही है, तो उत्पादन बढ़ेगा, आय बढ़ेगी और रोजगार भी बढ़ेगा। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 62, पूछा है कि सही क्या है। वेलेजली द्वारा पत्रेक्षण बोलते हैं सेंसरशिप, ठीक है, अधिनियम 1799 में समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाने हेतु लाया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही बात है।
दूसरा है गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन का प्रकाशन गुजराती में किया था, गुजराती में नहीं किया था। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, गांधी जी का है, हरिजन का है, ठीक है, मैं इसे दूंगी 3 स्टार। ठीक, अब क्या हुआ कि अच्छा मैं आपको एक चीज़ इसे, ये जो वेलेजली वाला है पहले वो बता दूं। तो वेलेजली ने भाई साहब जी ने 1799 में सेंसरशिप बैठा दी थी, और उसका क्या मतलब था, उसका मतलब ये था कि नियंत्रण किया जाएगा समाचार पत्रों पे। कैसे नियंत्रण करेंगे, तो वो क्या करते थे कि जो समाचार पत्र था उस पर संपादक का नाम, मुद्रक और मालिक का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया गया था, और भी बहुत तरीके रहेंगे उनके समाचार पत्रों पे सेंसरशिप लगाने के। इसके अलावा जो बी ऑप्शन है उसमें गांधी जी ने समाचार जो साप्ताहिक समाचार, ये साप्ताहिक था, ठीक है, हरिजन साप्ताहिक था, तो ये अंग्रेजी में दिया था। इसके अलावा भी 1-2 और थे, जैसे कि हरिजन बंधु करके दिया था, वो गुजराती में दिया था, ठीक, और जो हरिजन सेवक था वो उन्होंने हिंदी में स्टार्ट किया था। तो 3 थे, एक तो हरिजन हो गया, हरिजन बंधु हो गया, और हरिजन सेवक हो गया। ठीक, ये हरिजन तो इंग्लिश में हो गया, हरिजन बंधु जो था वो गुजराती में हो गया, और हरिजन सेवक जो था वो हिंदी में हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 63। ठीक है, पूछा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। अच्छा, अब ये आंदोलन है, यूपी के आंदोलन है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, सब नहीं है यूपी के, मतलब कुछ यूपी का है, कुछ इधर उधर का, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आंदोलन सबको पता है, कुछ ना कुछ पूछता है, लेकिन ये नॉर्मल आंदोलन नहीं पूछा है, इसमें पूछा है अहमदिया और देवबंद, यंग बंग और नामधारी सिंह। क्या आपको याद है कि यंग बंग जो है वो किससे जुड़ा है? यंग बंग जो है वो हेनरी विवियन डेरेजियो से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ओके। जो डी ऑप्शन है नामधारी आंदोलन, तो मैंने नाम को राम से जोड़ दिया है, राम लो तो मतलब नाम लो तो राम का, ठीक है, ऐसे करके हमने जोड़ दिया है। सिर्फ जोड़ने के लिए किया है, आंसर याद करने के लिए किया है, ठीक, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और ये नाम मतलब ये वाला नामधारी वाला जो था वो पंजाब में स्टार्ट किया गया था। जो यंग बंगाल था वो बंगाल में किया गया था, ओके। अहमदिया क्या बता दूं, ये 1839 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने इसका स्टार्ट किया था। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार वो भी पूछ देता है। मुसलमानों में आधुनिक बौद्धिक विकास के संदर्भ में धर्मोपदेश और नियमों को उदार बनाना था, ठीक। और जो देवबंद आंदोलन है उसके बारे में क्या है, तो ये देवबंद उत्तर प्रदेश में है, ठीक, और ये 1867 में स्टार्ट किया गया था देवबंद। कहाँ पे किया गया था? उत्तर प्रदेश, देवबंद में, ठीक है। और दोनों लोग का नाम सही है, कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही की बात की गई है। तो इसका इन लोग का मेन मकसद ये था, इन्होंने एक तो ये था कि इस्लामी मदरसे की स्थापना की थी, बाकी मेन मकसद ये था इनका कि विदेशी शासकों के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से दारुल उलूम और या देवबंद आंदोलन की स्थापना मतलब स्टार्टिंग की गई थी, शुरुआत की गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं, 63 हो गया, 64, ठीक है। इसमें पूछा है सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई, ठीक है। क्या आपको याद है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? बारदोली हुआ था 1928 को। कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि किसानों ने, ये हुआ था कि किसान लगान नहीं देंगे, ठीक है, वो नहीं देना चाहते थे, ओके, ठीक है। अब ऑप्शन 1 पे आ जाइए। कृषक प्रजा पार्टी जो थी वो 1929 की है, बारदोली 1928, याद करिए, बारदोली 1928। कृषक प्रजा पार्टी, एक सेकेंड, कृषक प्रजा पार्टी ये 29 में आया था, 1929 को, ठीक है। अब इसमें क्या था कि इसमें बंगाल में टेनेंसी एक्ट को लेके अकरम खां, नाम याद करिए ध्यान से, अकरम खां, अब्दुल रहीम और फजलुल हक के प्रयासों से इसकी शुरुआत की गई थी। किन 3 लोग का नाम है? अकरम खां, अब्दुल रहीम, फजलुल हक। बात यह है कि हमें बहुत सारे फैक्ट याद होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है कि एग्ज़ाम वाले फैक्ट याद नहीं हो रहे हैं, वो कुछ अलग ही पूछ दे रहे हैं, ठीक, ओके। हमारा ऑप्शन 1 हो गया, 2 हो गया,
ऑप्शन सी पे आ जाइए। ऑप्शन सी के बारे में हमें क्या पता है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना तो ये किसने की थी? इसको शॉर्ट फॉर्म इसका एटक है। ये 1920 में स्टार्ट की गई थी, 1920 में स्टार्ट की गई थी। हाँ, वो वाली मूवी जो आई थी उससे जोड़ के देख लीजिए, याद हो जाएगा। तो उस वाली मूवी में एक अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। किस लिए की गई थी? वो जो भूत था उसको भगाने के लिए, ठीक है। तो इसमें 3 लोग थे। कौन थे? एक था एम एन जोशी जी थे, जोसेफ बैप्टिस्ट थे और लाला लाजपत राय थे। ठीक है। अब आ जाइए होम रूल, इंडिया होम रूल सोसाइटी, ठीक है। इसकी स्थापना की गई थी 1905 में, ठीक। और इसमें कौन कौन थे? ये लंदन में की गई थी होम रूल, ठीक है। इंडिया होम रूल सोसाइटी ये लंदन में की गई थी, ठीक है। और इसमें किसका नाम आता है? श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम आता है, ठीक। अब तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। और तो इसका मतलब हुआ कि सबसे बाद में कौन सी घटना हुई? तो ये कृषक प्रजा पार्टी, क्योंकि ये 1929 में हुई थी, बाकी सब पहले हुई थी। ये 28 में, और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 और इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905, ठीक। ओके। क्वेश्चन नंबर 65, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था? ओके। अगर मुझे इसे लगाना होता तो मैं ये सोचती कि भाई एक बात बताओ, 1920 तो बहुत देर हो गया, 1929 ये तो बहुत ही देर हो गया, कांग्रेस में तो बहुत जल्दी नाम राष्ट्रीय जुड़ जाना चाहिए था, वो तो सबसे बड़ी पार्टी थी। तो मैं उसे ऐसे सोच के ये लगाती, नागपुर अधिवेशन 1891, ठीक है। इसका आंसर भी यही है। अच्छा, जब इसके अध्यक्ष कौन थे? नागपुर अधिवेशन के में अध्यक्ष कौन थे? ये थे पी आनंद चार्लू, ठीक। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 66, हमने वाला क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में वाला क्वेश्चन किया हुआ है, और आई थिंक पहले वाला भी किया था। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी कि कब प्रस्ताव रखा जाता है और कब घोषणा की जाती है। अगर प्रस्ताव होगा तो बहुत आराम से होगा, ठीक है। और घोषणा करेंगे तो वो वाली बात, कहानी शायद आपको याद आ रही हो अगर आपने मेरे पहले के वीडियो देखे हो तो। खैर, प्रस्ताव आया था 1940 में। कौन लाया था? लिनलिथगो लाए थे, ठीक है। प्रत्यक्ष कार्यवाही हुई थी 1946 को, 16 अगस्त 1946। आइए मिलान कर लें। प्रत्यक्ष कार्रवाई थी ये वाली, ठीक है। प्रस्ताव लाए थे लिनलिथगो भाई साहब 1940 में। सांप्रदायिक निर्णय 1932 में आया था, ठीक है। रैमसे मैकडोनाल्ड जो सांप्रदायिक पंचायत वगैरह की बात करते हैं वो थे। और घोषणा कब हुई थी? अगस्त घोषणा की बात कर रहे हैं तो 1917 की बात है, ठीक है। एक बार अगर आपको ठीक लगे तो आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं, उसमें अलग क्वेश्चन कराए गए हैं, अच्छे से ट्रिक के साथ बताया गया है, याद करना। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 67, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 67 तो 2005 में हुई थी। देखिए, जो सी रंगराजन थे, ठीक है, उनकी एक समिति बनी थी 2001 में, ठीक है। और उनकी सिफारिश पर 1 जून 2005 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सुरेश तेंदुलकर थे। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, सुरेश तेंदुलकर अध्यक्ष, और समिति रंगराजन, और कब आई? 2005 में आई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 68, यदि अर्थव्यवस्था में श्रमिक प्रचलित चालू मजदूरी पर कार्य करने के लिए तत्पर हो, मतलब ये है कि जो मजदूर है वो काम करना तो चाहता है, परंतु उस मजदूरी पर दर पर भी उन्हें कार्य नहीं मिल रहा है, तो ऐसी पूछा है, ऐसी बेरोजगारी को क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे अनैच्छिक बेरोजगारी। प्रच्छन्न वाली तो वो पता होगी कि जिसमें एक से मतलब कुछ लोग चाहिए होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पता चला पूरा परिवार ही लगा पड़ा हो, जबकि हो सकता है एक्चुअली 2 या 3 से कम, ठीक है। ये हो गया। घर्षणात्मक मुझे इस समय याद नहीं है, ठीक। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ज़रूर बेरोजगारी से, देखिए बेरोजगारी वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है।
चाहे उसमें किसी थिंकर के बारे में आ जाए या फिर कोई थॉट आ जाए या फिर ये डिफिनीशन डायरेक्ट पूछ लें तो बेरोजगारी वाला चैप्टर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें ये पूछा है कि क्रम क्या है, ठीक है, कौन सी योजना है। और योजना वाले क्वेश्चन आपको पता है, अगर आपने दिए हैं पिछले कुछ सालों में तो देखा होगा कि योजना से क्वेश्चन आने ही आने हैं, 100% आने हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इसे सॉल्व करना होता है तो मुझे नहीं याद है कि अमृत योजना कब आई, क्या है, कब कौन सा है। ठीक है, ये पता है कि जो श्रम योगी मानधन है वो इस समय आई थी, क्या कहते हैं, मोदी जी के टाइम थी, तो ये बस इतना थोड़ा सा याद है। पेंशन योजना, जो अटल पेंशन योजना है, अटल जी के टाइम आई होगी, उसके आसपास आई होगी, ठीक है, या फिर अटल जी के टाइम में नहीं भी आई होगी तो आप सोच सकते हैं कि अटल जी के नाम पे बनाई जा रही है योजना। ठीक है, तो हो सकता है ये सबसे पहले हो, सिर्फ एक गैस वर्क है, मैं नहीं कह रही हूँ कि एकदम सही होगा। ठीक है, तो अगर आप जो ऑप्शन बी, जो सेकंड नंबर वाला है उसको सबसे पहले रख देंगे तो ऑप्शन डी से आंसर निकल आ रहा है इससे, हालांकि ये सिर्फ एक गैस वर्क है। ठीक है, आ जाइए अब टाइमिंग देख लेते हैं। तो जो अटल पेंशन योजना है इसकी टाइमिंग है 2015 की। ठीक है, जो अमृत योजना है, अच्छा ये मई की है, मई की है, ठीक। और जो अमृत योजना है ये भी 2015 की है, लेकिन ये नवंबर की है, नवंबर की है, 2015 की है। जो सक्षम योजना है, सक्षम योजना है ये 2016 की है। और जो श्रम योगी मानधन योजना है ये 2019 की है। ठीक है, टाइमिंग से समझ में आ रही है। अच्छा, एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौन सी योजना किस लिए थी, क्योंकि आज ये ख़त्म नहीं होने वाला है, मतलब ये सवाल आज यहाँ ख़त्म नहीं होगा, हो सकता है कि एग्ज़ाम में आ जाए, तो तब तक के लिए बचाना ज़रूरी है। तो अटल पेंशन योजना जो आई थी वो असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मानसिक पेंशन थी, असंगठित क्षेत्र के लिए। जो अमृत योजना थी, जो पहले नंबर की योजना है, वो मरीजों को सस्ती दर पर दवा उपलब्ध कराने के लिए थे, अमृत योजना। ठीक है, अभी देख रहे होंगे अमृत योजना से बहुत लोगों को हो सकता है आपके ही जानने में किसी को सस्ती दर पे दवाएं मिल रही हों अमृत योजना से। सक्षम योजना है जो 4th नंबर वाली योजना है, इसमें क्या था कि देश भर में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के लिए एक नया नेटवर्क उपलब्ध कराने हेतु था, कर से रिलेटेड था ये। और श्रम योगी मानधन योजना क्या है, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को प्रतिमाह 3000 रुपये का प्रावधान। ठीक है, ये 2019 में आए थे, कोविड के जस्ट एक साल पहले। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 70। एशिया अवसंरचना निवेश बैंक AIIB की स्थापना 25 दिसंबर 2015 को हुई। ओके, ठीक है, इसमें पूछा है कि असत्य क्या है, और आंसर ये है कि न तो एक न तो दो, मतलब ये है कि ये पहला और दूसरा दोनों ही सही है। ठीक है, यानी कि AIIB की स्थापना 25 दिसंबर 2015 को ही हुई। ठीक है, 25-15 कुछ कुछ याद रहेगा। ठीक, अच्छा, इसमें प्रत्येक सदस्य का मताधिकार अंशधारिता के आधार पर नहीं बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था के आकार के आधार पर निर्धारित होती है, तो ये भी ठीक बात है। ठीक, दोनों सही है। ओके, और जो चीन है ये इसका सबसे बड़ा शेयर धारक हो जाएगा, 30% के अराउंड है। भारत जो है वो करीबन 8.5% के साथ दूसरे स्थान पर है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट 71। किस समिति की सिफारिश पर वर्ष 1987 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना पर रोक लगा दी गई थी? तो वो थे विजय केलकर समिति। अगेन वेरी 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक, समितियाँ। हमें ये करना है कि हमें ये शिवरामन समिति देख लेनी है, हमें नरसिंहम समिति देखनी है और सीतलवाड़ समिति देखनी है। ठीक है, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से कौन सा जुड़ा है? विजय केलकर समिति। ठीक है, जो नरसिंहम समिति थी, नरसिंहम यानी सी वाला ऑप्शन देखिए, वो 1975 में कृषि शोध को नई दिशा एवं बढ़ावा देने के लिए इस समिति की सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। ठीक है,
नर्सिंग समिति की। तो नर्सिंग समिति किससे जुड़ी हुई है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से। एक शब्द में बोलूँ तो बैंक से। ठीक, अच्छा। केलकर समिति यानी कि बी ऑप्शन देख लीजिए, वो 1987 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना पर रोक लगा दी गई थी। यानी कि नरसिंहन समिति जो थी वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना से रिलेटेड है, और जो विजय केलकर समिति है वो इस पर रोक से रिलेटेड है। ठीक है, आपस में एक दूसरे के पूरक। 72 क्वेश्चन नंबर पूछा है, कौन सा गलत है? अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, सीधी बात। ठीक है, इसके नोट्स ज़रूर बनाएं, ज़रूर से बनाएं इसके नोट्स, इस क्वेश्चन के। ठीक है, ओके, आ जाइए। खाद्य मिलावट निरोधक कानून क्या 1954 में आया था? बिल्कुल सही बात है, खाद्य मिलावट निरोधक कानून जो था वो आया था 1954 में। ठीक है, ट्राइफेड आया था 1987 में। ट्राइफेड की क्या उसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ, 1987। ठीक बात है। एगमार्क एक्ट आया था 1937 को। ठीक, और राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, इसकी स्थापना जो हुई थी जयपुर राजस्थान में हुई थी 1988 में। ये 1986 की जगह 1988 होता तो सही होता। ठीक, आ जाइए 73 क्वेश्चन। वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा प्रतिवर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है? तो यह है आर्थिक मामलों का विभाग। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है, जिसे संसद में केंद्रीय बजट पेश किए जाने से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, हमारा 73 हो गया, सॉरी एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 73 हो गया। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा है जैविक समुदाय को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी देखिए, एक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या और परस्पर क्रिया। डेफिनीशन है, याद करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। एक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों, विभिन्न, ठीक है, जैविक समुदाय की संख्या और उनकी परस्पर क्रिया। यहाँ पे विभिन्न प्रजाति ऑप्शन में देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे समान प्रजाति पहले ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है विभिन्न प्रजाति पर। अच्छा, एक क्षेत्र पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ भिन्न भिन्न और यहाँ पे भी भिन्न भिन्न दिया हुआ है। ठीक है, तो एक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या और परस्पर क्रिया की बात की जा रही है, ये हो जाएगा जैव समुदाय। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन सा ऐसा प्रदूषक नहीं है जो लंबे समय तक प्रकृति में बना रह सकता है? तो सीधी सी बात है, घरेलू अपशिष्ट है। घरेलू अपशिष्ट में क्या आ जाएगा? खाने पीने का सामान आ जाएगा, है ना। जो भी चीज़ें हैं वो बहुत लंबे समय तक प्रकृति में नहीं बनी रह सकती। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं वे लंबे समय तक प्रकृति में बने रहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह हो गया। ठीक है, भारी धातुएं हो गई, रेडियो सक्रिय तत्व हो गए, सीसा हो गया, डीडीटी हो गया। और इनसे क्या होता है कि जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक मतलब इनसे बनता है। ठीक है, और घरेलू अपशिष्ट ऐसा कुछ नहीं होता है, जैव निम्नीकरण प्रदूषक ये होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 76 पूछा है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब ये भी एकदम टू द पॉइंट, ये वो वाले क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, लूसेंट वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, भारत का जल पुरुष किसे कहते हैं? राजेंद्र सिंह को कहते हैं। पर्यावरण इंजीनियर किसको कहते हैं? जीडी अग्रवाल को कहते हैं। और बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? सलीम अली हैं। और पीपल फार्म जो एनिमल संगठन है वो जीवों को बचाने के लिए, ये मेनका गांधी द्वारा बनाया गया है, मतलब इसकी स्थापना की गई संगठन। ठीक है, और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अनेक इन्होंने काम किए हैं। तो पीपल फॉर एनिमल हमें वैसे भी याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है मेनका गांधी जी। ठीक, और ये जो जीडी अग्रवाल भाई साहब हैं जो ऑप्शन बी में हैं, पर्यावरण इंजीनियर जिनको कहा गया,
ये गंगा बचाओ आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें मतलब और इन्हें इस वजह से भी पर्यावरण इंजीनियर कहा जाता है। ठीक, ओके, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 77। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1988 में किया गया था। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IPCC, ठीक है। किसने किसने किया था? तो UNEP ने किया था और WMO ने किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 78। निर्धनता का सापेक्षिक मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है? ओके, तो ये आते हैं लॉरेंज वक्र। ये बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछा गया, अर्थशास्त्र से रिलेटेड है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें आता है लॉरेंज वक्र और आता है गिनी गुणांक, A और C, ठीक है। गरीबी का सापेक्षिक मान विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी असमानता है इसको दर्शाता है, ठीक है। इसके मापन की दो विधियां हैं, एक तो लॉरेंज हो गया और दूसरा गिनी हो गया। जबकि निरपेक्ष गरीबी एक न्यूनतम आय अथवा उपभोग स्तर पर आधारित है। इस विधि से मापी गई गरीबी को हेड काउंट रेशियो भी कहते हैं। इसमें गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। गरीबी रेखा, ठीक है, इसकी बात कर रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 79। हमारा ऑलरेडी 50 मिनट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पूछा है कि भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव में रखा गया था? तो ये 1956 की औद्योगिक नीति थी,